आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जी। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं जैसे यूपीएसआई, कांस्टेबल, लेखपाल, आरओ में पूछे जा चुके हैं। एक एक प्रश्न और उससे जुड़ी जानकारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी बात नहीं करेगा, केवल ध्यान से सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे। लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड नंबर 1। प्रश्न है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ उत्तर प्रदेश बनने के बाद के राज्यपाल का नाम पूछा है। बिल्कुल, और यहीं पर ज्यादातर छात्र गलती करते हैं। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी, सर होर्मोज फिरोज शाह मोदी, जिन्हें हम HP मोदी भी कहते हैं। इसे याद कर लीजिए। अच्छा, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 1 जून 1952 तक था। ये तारीख सीधी पूछी जा सकती है। और इसी से जुड़ा एक और तथ्य है उत्तर प्रदेश दिवस। जी, 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे रट लीजिए। तो परीक्षा की दृष्टि से यहाँ मुख्य कंफ्यूजन क्या है? देखिए, अगर प्रश्न में स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद पूछा जाए तो उत्तर सरोजनी नायडू होगा। लेकिन यहाँ प्रश्न में नाम बदलने के बाद 1950 के बाद पूछा गया है। एकदम सही, इसलिए सही उत्तर HP मोदी होगा। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है, यही गलती होती है। अगला प्रश्न, स्लाइड नंबर 2। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये एक बहुत ही सामान्य और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। जी, इसका सही उत्तर है सी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। इनके बारे में कुछ मुख्य तथ्य भी हैं जो परीक्षा में आते हैं। हाँ, पहला तो इनका उपनाम, इन्हें भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये उपनाम सीधा परीक्षा में पूछा गया है। बिल्कुल, और दूसरी उपलब्धि ये है कि ये न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। साहित्य संबंधी प्रश्नों में ये पूछा जा सकता है। और इतिहास के दृष्टिकोण से इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह तथ्य इतिहास के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ एक कंफ्यूजन होता है सुचेता कृपलानी और सरोजनी नायडू में। हाँ, ध्यान से सुनिए। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जबकि सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थीं। यह अंतर स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अब स्लाइड नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? एक और बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सही उत्तर है बी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इनके कार्यकाल और सम्मान के बारे में बताइए। इनका कार्यकाल 1946 से 1954 तक था और इन्हें 1957 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ये वर्ष और सम्मान दोनों याद रखने हैं। मुख्यमंत्री के बाद ये किसी और पद पर भी रहे थे? जी, ये बाद में भारत के गृह मंत्री भी रहे। और परीक्षा की दृष्टि से इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान? पंडित पंत ने रिहंद बांध परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छा, इसीलिए उस जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगली स्लाइड नंबर 4। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को चुना जाता है? ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है। ये संख्याएं तो याद होनी ही चाहिए। सही उत्तर है डी, 31। और उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों का क्या, वो भी नोट करवा दीजिए। जी, इसे नोट कर लीजिए। लोकसभा सीटें हैं 80, जो भारत में सबसे ज्यादा हैं। विधानसभा की 403 निर्वाचित सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें। मतलब संसद में यूपी की कुल हिस्सेदारी 80 + 31 यानी 111 हो गई। जी, अब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है। छात्र अक्सर 31 और 80 में कंफ्यूज होते हैं। तो इसे याद रखने का क्या तरीका है? बहुत आसान है। 31 छोटा नंबर है तो राज्यसभा, जो छोटा सदन है, उसके लिए, और 80 बड़ा नंबर है तो लोकसभा, जो बड़ा सदन है, उसके लिए। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। नंबर 5, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम सभाएं हैं? ये आंकड़ों पर आधारित प्रश्न है। दिए गए स्रोत के अनुसार सही उत्तर है बी, 59,163। और पंचायती राज से जुड़े कुछ और तथ्य? हाँ, ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। आयु संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40 भी इसी से संबंधित है ना? जी, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है।
परीक्षा की दृष्टि से इन आंकड़ों के बारे में क्या ध्यान रखना है? देखिए, ये डेटा बदलता रहता है। परीक्षा में दिए गए विकल्पों में से निकटतम विकल्प यानी नियरेस्ट ऑप्शन चुनें। वर्तमान में ये संख्या 58,000 से ज्यादा है। अब आते हैं स्लाइड नंबर 6 पर, न्यायपालिका से जुड़ा प्रश्न। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है बी, 160। और इसकी स्थापना के बारे में बताइए, उसमें भी एक रोचक तथ्य है। हाँ, इसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी। आगरा में? जी, और 1869 में इसे इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज शिफ्ट किया गया। ये दोनों वर्ष और स्थान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भी यही है। हाँ, और इसकी एक खंडपीठ यानी बेंच लखनऊ में भी स्थित है। एक बात और, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम परीक्षा से ठीक पहले करंट अफेयर्स से जरूर देख लें। यहाँ एक तथ्य पर मैं फिर से जोर देना चाहूंगी। स्थापना के समय ये आगरा में था। ये PYQ में आ चुका है। स्लाइड नंबर 7। ये UPP कांस्टेबल की परीक्षा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह यानी लोगों में किस जीव का चित्र है? सही उत्तर है बी, मछली। इस लोगो का विवरण भी जरूरी है, ध्यान से सुनिए। जी बताइए। लोगो में 2 मछलियां हैं, एक तीर कमान है और बहती हुई गंगा यमुना। और रंग भी पूछ लिया जाता है। हाँ, लाल और नीला, ऊपर लाल और नीचे नीला। इन प्रतीकों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? मछलियां अवध के नवाबों की निशानियां हैं और तीर कमान भगवान श्री राम का प्रतीक है। इसका आदर्श वाक्य भी याद रखना जरूरी है। बिल्कुल, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ये सीधे पूछा जा सकता है। स्लाइड नंबर 8, कला और संस्कृति से जुड़ा प्रश्न। यूपी के उस पारंपरिक युद्ध कौशल का नाम क्या है जिसमें मिट्टी के गड्ढों यानी अखाड़े में अभ्यास किया जाता है? यह तो काफी सरल है। हाँ, सही उत्तर है ए, कुश्ती या पहलवानी। इसके अन्य नाम भी हैं। जी, इसे मल्लयुद्ध भी कहा जाता है। वाराणसी और गोरखपुर के अखाड़े इसके लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ एक और खेल से कंफ्यूजन हो सकता है, मलखंभ। सही कहा। तो अंतर समझिए, मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, यूपी में कुश्ती प्रमुख है। दोनों में भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, अब आते हैं स्लाइड नंबर 9 पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आता है। उत्तर प्रदेश का वह शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जो अपनी कथा शैली और जटिल फुटवर्क के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर तो सबको पता होना चाहिए। सही उत्तर है सी, कत्थक। कत्थक के बारे में कुछ मुख्य जानकारी दीजिए। कत्थक का अर्थ ही है कथा कहने वाला। इसकी विशेषता है चक्कर और पैरों की थाप, जिसे टक्कर कहते हैं। और यह उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जी, और इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। परीक्षा में एक और गलती की संभावना रहती है। हाँ, कथकली जो केरल का है और कत्थक जो उत्तर प्रदेश का है, इनके नाम मिलते जुलते हैं। इस अंतर को ध्यान में रखें। स्लाइड नंबर 10, यह कत्थक की गहराई से जुड़ा प्रश्न है। कौन सा कत्थक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? यह है ROARO और PCS स्तर का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, लखनऊ घराना। लेकिन यहाँ एक छोटा सा करेक्शन है। लखनऊ घराना नजाकत और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जबकि बनारस घराना भक्ति और अध्यात्म पर ज्यादा जोर देता है। अच्छा, तो लखनऊ घराने की विशेषता क्या है? इसका संरक्षण अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ। इसकी विशेषता है नजाकत, खूबसूरती और अभिनय पर जोर। मतलब परीक्षा की दृष्टि से हमें घरानों का मुख्य अंतर पता होना चाहिए। बिल्कुल, ये अंतर नोट कर लीजिए। जयपुर घराना अपनी गति यानी स्पीड के लिए प्रसिद्ध है और लखनऊ घराना अपनी नजाकत के लिए। स्लाइड नंबर 11, त्योहारों से जुड़ा एक बहुत प्रसिद्ध प्रश्न। प्रसिद्ध लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाई जाती है? इसका सही उत्तर है बी, बरसाना। यह राताजी का धर्मस्थान माना जाता है। इस होली की प्रक्रिया क्या है? इसमें नंदगांव के पुरुष, जिन्हें हुरियारे कहते हैं, और बरसाना की महिलाएं, जिन्हें हुरियारिन कहते हैं, वो भाग लेते हैं। परीक्षा में जो विकल्प दिए जाते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। हाँ, ऑप्शन में मथुरा और वृंदावन भी होते हैं, लेकिन सही और सटीक उत्तर बरसाना ही लगाना है। स्लाइड नंबर 12, लोकगीत से जुड़ा प्रश्न। कजरी लोकगीत मुख्य रूप से किस मौसम में गाया जाता है? सही उत्तर है सी, बारिश यानी सावन के महीने में। कजरी के बारे में कुछ मुख्य तथ्य बताइए। इसका उत्पत्ति स्थल मिर्जापुर है। इसका विषय विरह वेदना और राधा कृष्ण का प्रेम है और यह कजरी तीज के अवसर पर गाया जाता है।
और इसकी कोई प्रसिद्ध गायिका? मालिनी अवस्थी, जिन्हें कजरी क्वीन भी कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ रसिया और कजरी में क्या अंतर याद रखना है? रसिया ब्रज क्षेत्र का है और कजरी अवध और पूर्वांचल क्षेत्र का। दोनों ही सावन के आसपास गाए जाते हैं, लेकिन क्षेत्र का अंतर है। स्लाइड नंबर 13। बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? ये क्षेत्रीय लोकगीत का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर है सी, आल्हा। आल्हा के नायक कौन थे? आल्हा और उदल, जो महोबा के वीर योद्धा थे। इसमें किस रस की प्रधानता है, यह प्रश्न पूछा गया है। जी, यह वीर रस में गाया जाता है। इसके मुख्य वाद्यंत्र ढोलक और मंजीरा हैं। परीक्षा में मिलान करो वाले प्रश्न आते हैं। बिल्कुल। तो याद रखें, बिरहा पूर्वांचल का, रसिया ब्रज का और आल्हा बुंदेलखंड का है। स्लाइड नंबर 14। लोक नृत्य पर आधारित प्रश्न। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी, ब्रज क्षेत्र। इस नृत्य की शैली क्या है? ये बहुत विशेष है। इसमें महिलाएं सिर पर 108 तेल के दीपक रखकर नाचती हैं। ये संख्या 108 महत्वपूर्ण है। और ये किस अवसर पर किया जाता है? होली के तीसरे दिन यानी दूज पर। ये राधा जी के जन्म से जुड़ा माना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से क्या याद रखना है? यहाँ गलती ना करें, इसे दीप नृत्य भी कहते हैं और इसे बुंदेलखंड के राई नृत्य से मिक्स ना करें। चरकुला ब्रज का है, राई बुंदेलखंड का। ठीक है, अब आते हैं आधुनिक इतिहास पर। स्लाइड नंबर 15। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी का नेतृत्व किसने किया था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सही उत्तर है बी, रानी लक्ष्मीबाई। इनके बारे में कुछ मुख्य तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका या मनु था। इनके खिलाफ युद्ध करने वाले अंग्रेज जनरल का नाम ह्यूरोज था। ये नाम अक्सर पूछा जाता है। और इनकी शहादत कहाँ हुई थी? ग्वालियर में 18 जून 1858 को। यहाँ पर अन्य नेताओं का भी जिक्र करना जरूरी है। जी, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया और नाना साहब ने कानपुर से। और ह्यूरोज का वो कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, उसने रानी को विद्रोहियों में एकमात्र मर्द कहा था। स्लाइड नंबर 16। व्यक्तित्व और स्थान से जुड़ा प्रश्न। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इसका सही उत्तर है ए, एटा, लेकिन वर्तमान में ये कासगंज जिले का पटियाली गांव है। जी, ये अपडेटेड जानकारी है। अमीर खुसरो को तूती हिंद यानी भारत का तोता की उपाधि दी गई थी। और इन्हें सितार और तबला का जनक भी माना जाता है। बिल्कुल, और ये खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। यहाँ परीक्षा के लिए एक जरूरी बात है। ध्यान दें, पुराने प्रश्नों में उत्तर एटा था, लेकिन अब कासगंज जिला बन गया है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो कासगंज या पटियाली चुनें। स्लाइड नंबर 17। हिंदी साहित्य का एक अनिवार्य प्रश्न। धनपत राय किस प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? सही उत्तर है बी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म लम्हई वाराणसी में हुआ था और उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई। इनकी प्रमुख रचनाएं तो सभी को याद होनी चाहिए। जी, गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि। और इनकी अंतिम अधूरी रचना कौन सी थी? मंगलसूत्र। ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से इनकी तीनों नाम याद रखने हैं। जी, असली नाम धनपत राय, पहले उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे और बाद में प्रेमचंद नाम अपनाया। स्लाइड नंबर 18। मध्यकालीन इतिहास और वास्तुकला। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है बी, शाहजहां। ये मस्जिद आगरा के किले के अंदर है और शुद्ध सफेद संगमरमर से बनी है। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिससे बचना है। जी, दिल्ली के लाल किले के अंदर वाली जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और आगरा वाली शाहजहां ने। दोनों में ये अंतर स्पष्ट होना चाहिए। स्लाइड नंबर 19। राजभाषा से जुड़ा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? सही उत्तर है ए, उर्दू। और ये कब बनी? ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। जी, इसे 1989 में अपनाया गया। ये वर्ष रट लीजिए। पहली भाषा हिंदी है 1947 से। परीक्षा में अक्सर वर्ष ही पूछा जाता है, याद रखें 1989। जी। और अब आज का आखिरी प्रश्न। स्लाइड नंबर 20। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये संस्थानों से जुड़ा प्रश्न है और इसमें गलती की संभावना बहुत ज्यादा है। सही उत्तर है सी, आगरा। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका काम गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों और विदेशियों को हिंदी सिखाना है। यहाँ छात्र गलती क्यों करते हैं? नाम में केंद्रीय शब्द देखकर छात्र अक्सर नई दिल्ली टिक कर देते हैं। ये गलत है। सही उत्तर आगरा है। जी। वाराणसी में हिंदी प्राचारिणी सभा है
दोनों में अंतर याद रखें। जी। तो आज हमने 20 प्रश्नों और उनसे जुड़ी लगभग 50 से 60 अतिरिक्त जानकारियों पर चर्चा की है। इन सभी तथ्यों को दोहराएं, विशेषकर परीक्षा दृष्टि वाले बिंदुओं को। यहाँ से सीधे प्रश्न बनेंगे। अगली कक्षा में हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। अनुशासन बनाए रखें और पढ़ाई करते रहें।